हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हम जब पिछली क्लास में थे तो हमने एक टर्म पढ़ी थी एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। आप जानते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? वो समीकरण जिनमें एक चर होता है। और चर आप जानते हैं, चर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चर x, y, z या कोई भी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD जो भी होते हैं उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और चर के विषय में हम ये भी जानते हैं कि जब भी हमारा जो सिचुएशन है, जो भी स्थिति है, स्थिति बदलते ही क्या होता है? स्थिति बदलते ही क्या होगा? जो चर है उसकी क्या वैल्यू चेंज होती है, चेंज होती है। ये आप जानते हैं। जो हमारे पास x, y, z है उनको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। अब हम पढ़ रहे थे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण जो हमने पिछली बार पढ़े थे वो रिवाइज करते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें एक ही चर इस्तेमाल होता है। मान लीजिए मैं लिखती हूँ 2x + 3x = 0, ये = 10। ये क्या है? एक चर। यहाँ पर x ही इस्तेमाल हुआ है, यहाँ y इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए ये एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और हमने इनके सॉल्यूशन निकालना भी हम जानते हैं, सीखा था। और जो ये हमारे जो समीकरण होते हैं इनका एक अद्वितीय सॉल्यूशन होता है हमेशा। अद्वितीय सॉल्यूशन जो दूसरे सॉल्यूशन से मैच ना करे, बिल्कुल अलग अलग सॉल्यूशंस हमारे निकलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, अगर हमारे पास है 2x + 5, 2x + 5 = 5। अब यहाँ पर इस समीकरण को हम जानते हैं ये एक चर में है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? जब देखिए = 5, ये वाले साइड जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो = राइट हैंड साइड आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल कब आएगी? जब मैं अगर x को = 0 पुट करूँ तो हमारे पास क्या होगा? 2 0 पुट किया x की जगह और हमारे पास क्या होगा? +5 किया और = क्या आ गया? ये 5 आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें क्या देगा? ये आएगा 0 + 5 = 5 और दिस इम्प्लाइज 5 = 5 हम हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण आपने पिछली बार पढ़े हैं और उन्हीं के साथ आपने उनको सॉल्यूशन जो यूनिक निकालना है वो भी अद्वितीय सॉल्यूशन निकालना भी आपने सीखा था। अब उसके बाद हमारे पास आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे अब हम पढ़ने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे क्या होते हैं? वो समीकरण जिनके अंदर हम दो अलग अलग चर यूज़ करते हैं। मान लो किसी में x और y कर दिया, किसी में z कर दिया और y कर दिया, और किसी में हमने a या b कुछ भी समीकरण यूज़ कर दिया, वो क्या होंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे बन जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। यहाँ पर आपकी बुक में पेज नंबर 79 पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ लिखा है एक रैखिक समीकरण। यहाँ नीचे देखिए, नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए। कौन सी टीम है? एक तो भारत की टीम है और एक श्रीलंका की टीम है। मान लेते हैं हम भारत की टीम को क्या? भारत की टीम को हम x मान लेते हैं और श्रीलंका जो है उसको हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। और दोनों ने कितने रन बनाए? दोनों ने रन बनाए मिलकर 176। ठीक है। अब जब भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ कितने रन बनाए हैं? 176 रन बनाए। तो अब इससे हमें दो चर वाला समीकरण बनाना है। तो ये क्या बनेगा कि x + y, जो हमारी दोनों टीम है उन्होंने मिलकर कितने रन बनाए? 176 रन बनाए। तो ये हमारा दो चर का एक रैखिक समीकरण बन गया जिसमें x और y दोनों की वैल्यू
हमें निकालनी होती है। इनका सॉल्यूशन हम करेंगे। आगे लिखा है ऊपर, इसी के ऊपर एग्जाम्पल के ऊपर आपको दिया गया है, एक रैखिक समीकरण पर तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कब उस पर प्रभाव नहीं पड़ता? कोई भी रैखिक समीकरण है, चाहे वो एक चर वाला है चाहे वो दो चर वाला है, पहला ये बोलता है प्रभाव नहीं पड़ता। कब नहीं पड़ता? समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। दोनों पक्षों में जो भी हमारा समीकरण होगा, अगर उसके दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, जोड़ी या घटाई जाती है। दूसरा ये कहता है जो हमारे समीकरण हैं दोनों पक्षों में समान शून्येतर संख्या को हम क्या कर सकते हैं, जो संख्या होगी उसे गुणा या भाग कर सकते हैं, गुणा या भाग की जा सकती है। ध्यान से देखिए क्या कहता है। जब भी अब हमें रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है, चाहे वो एक चर वाला है या दो चर वाला है, उसको हम जब हल करेंगे तो हम उस पर दो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, दो चीज़ें हम उसमें लगा सकते हैं। वो क्या है? कोई भी समीकरण जो होगा उसके दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है और इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड में, ये दो पक्ष इसके हो गए समीकरण के। इन दोनों पक्षों में समान संख्या, कोई भी संख्या हम जो कि बराबर है उसको लेफ्ट और राइट साइड में हम जोड़ देंगे या घटा देंगे। इसी तरह से कोई भी शून्येतर संख्या लेंगे, समान शून्येतर संख्या, कहने का मतलब अगर यहाँ 10 लिया है शून्य वाली संख्या और यहाँ भी 10 लेंगे, अगर यहाँ 100 लिया है तो यहाँ भी 100 लेंगे, उनको हम क्या कर सकते हैं? गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। जब भी आप कोई ऐसा कुछ रूल अप्लाई करते हैं रैखिक समीकरण पर, आपको करना क्या होगा? आपको वो दोनों तरफ ही आपको अप्लाई करना होगा। वो आप एक तरफ अप्लाई करके कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अगर अब आप आगे देखेंगे, जो हमारे पास ये समीकरण दिया गया भारत और श्रीलंका के लिए, यहाँ पर आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में दिया है x + y = 176 और राइट हैंड साइड में 176 है। ये समीकरण हमारा दो चर वाला समीकरण है। इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? हाँ, हम इसके लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आगे देखिए ये किस फॉर्म का बन गया, जरा ध्यान से देखिएगा। एक जो स्टैंडर्ड जो हमारी एक दो चर वाली समीकरण बनती है रैखिक समीकरण, उसे हम कैसे दिखाते हैं? ax + by + c = 0। हम इस तरह से दिखाते हैं, जहाँ पर a, b, c जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और हमारे पास जो a और b होंगे वो कभी भी वो क्या होंगे? शून्य नहीं होते। a और b कभी भी शून्य नहीं होते। और जो हमारे x और y हैं वो आप जानते ही हैं, x और y हमारे क्या हैं? चर। x और y तो हमारे ऐसे ही रहेंगे और जो हमारे a और b और c हैं इनकी जगह पर कुछ वैल्यू आ जाती है। अभी इस इक्वेशन में आप चेक कीजिए, a आपका क्या होगा? a आपका यहाँ पर हम क्या इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 1 × x + 1 × y + 0 लिख सकते हैं। क्या ये इसी दो चर वाली रैखिक समीकरण के जैसे बन गए?
और इक्वल टू 176 है, हम इसको रख लेंगे। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, और इसको आगे हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, और 176 को हम इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या बन गया, 0 हमारा ये बन जाता है। जब ये हम देखते हैं तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 1 होगी, यहाँ b की वैल्यू क्या होगी, वो भी 1 होगी। हमारे पास चर क्या दिए गए हैं, x और y दिए गए हैं, और c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -176 हो जाएगी। इस तरह से हम ये वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, और उदाहरण नंबर 1 में आपको पूछा गया है कि हम आपको कुछ समीकरण देते हैं 2 चर वाले, और आप उनमें हमें वैल्यूज़ निकाल के दे दिए, कौन सी वैल्यूज़, और वे समीकरण किस तरह के हैं। आपको पहले उन समीकरण को बदलना है। उदाहरण 1 में उदाहरण नंबर 1 में आपको समीकरण दिए गए हैं, किस फॉर्म में बदलेंगे उन्हें, दो चर वाले समीकरण में आप उसे बदल लेंगे, c बराबर है 0, इस हिसाब से आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन वो कहता है, पहला पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, ये दिया गया है। अब आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाइए। ऐसे कैसे करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाली चीज़ को ले आइए, तो ये क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर वो कहता है a, b और c की हमारे पास वैल्यू भी हमें निकाल के दीजिए। a की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 2 होगी, b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 3 हो जाएगी, और c की वैल्यू यहाँ क्या होगी, -4.37 हमारे पास c की वैल्यू हो जाएगी। तो इसके तरीके आप उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो 3 पार्ट रह गए उन्हें आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। एक चीज़ और है, आपकी बार जो ग्लोबल पेंडेमिक जो हमारा कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी वजह से आपका कुछ सिलेबस डिडक्ट हुआ है, और वो डिडक्शन में जो है आपके एग्जाम्पल्स जो है इस चैप्टर के जो उदाहरण हैं वो कोई भी नहीं आएगा। मैं जो आपको बता रही हूँ वो सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ ताकि आप अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर पाएँ। अब उदाहरण नंबर 1 भी आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं, लेकिन आप उसे अच्छे से एक बार देखिएगा और करिएगा। पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, उदाहरण नंबर 2 में ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चर वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके पास उदाहरण 2 देता है और उसमें बोलता है कि एग्जाम्पल है x माइनस x इज इक्वल टू -5 इन्होंने दिया है। ये एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू -5, और ये कहता है इसको 2 चर वाले समीकरण में बदलिए। अब 2 चर वाला समीकरण क्या होता है, ax प्लस by और प्लस में c इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा 2 चर वाला समीकरण होता है। अब इसको इसमें रिप्रेजेंट आप कैसे करेंगे, ज़रा देखिए। x हमारे पास यहाँ है, इस वैल्यू को -5 को आप लेफ़्ट हैंड साइड में ले आइए। जब लेफ़्ट हैंड साइड में हम इसे लाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। तो आपको दिख रहा है x आपके पास है, a आपके पास 1 हो जाएगा, और जो ये -5 है ये मल्टीप्लाई में है, और ये -5 है ये c की जगह आ गया आपका, और by आपके पास वैल्यू नहीं है तो by की जगह आप क्या रखेंगे, a क्या है, 1 है। 2 चर में इसे रिप्रेजेंट कीजिए। x की जगह x आपका आ गया, और प्लस में क्या है, b क्या है आपका, 0, और 0 इंटू क्या कर देंगे, y, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर। और प्लस में c क्या है आपका, -5 है, तो यहाँ जो ये माइनस है ये क्या बन जाएगा आपका, ये जो प्लस है ये क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे। अगर आपको कहा जाए a की वैल्यू बताओ 1, b की वैल्यू बताओ यहाँ पर 0, और c की वैल्यू यहाँ पर -5, ये हमारा सेकंड जो उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है वो है। और इसे भी आप एक बार ज़रूर सारे एग्जाम्पल्स को देख लेना, छोड़ना मत, लेकिन ये एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए आपके पास एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज में इन्होंने क्या कहा है कि एक नोटबुक की कीमत जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है,
प्रश्न नंबर 1 जो आपको बोला गया है वो है कि जो आपका एक नोटबुक है उसकी कीमत एक कलम जो है उसकी कीमत से दोगुनी है। और एक चीज़ है नोटबुक की कीमत और दूसरा क्या कहते हैं, कलम की कीमत, एक कलम की कीमत। ये दो चीज़ें इन्होंने दी हैं। वो क्या कहता है कि नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से क्या है, दोगुनी है। इसको निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब इस सिचुएशन को आपने निरूपित करना है, दिखाना है और उसके लिए एक समीकरण लिखना है। समझ में आपको आया? जो ये बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि नोटबुक की जो कीमत है वो एक कलम की कीमत की दुगनी है। दुगनी मतलब मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, वो 2 गुना हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना नोटबुक की कीमत क्या मान लेंगे, x मान लीजिए, और कलम की कीमत क्या मान लेंगे आप, y मान लीजिए। क्योंकि हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है तो ये हम अलग अलग मानकर चलेंगे। अब ये क्या कहता है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। नोटबुक की कीमत, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में लिखा है तो क्या बन जाएगा, नोटबुक की जो कीमत है x वो कलम की कीमत से दोगुनी है। मतलब ये क्या हो जाएगा, x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2y के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसको क्या दिखाना है, अब इस इक्वेशन को हमें दो चर वाली संख्या बनाकर दिखाना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, अब हम इसे दो चर का बनाने के लिए इस वाले जो टर्म को राइट हैंड साइड में जो हमारी टर्म है उसे हम लेफ़्ट में ले आएंगे, -2y ये बन जाएगा। और इसके साथ ही इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इतना ही इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, ये दो चर वाली एक रैखिक समीकरण आप इसको बनाकर दिखा दिए हैं। और लेकिन अगर आपको इसमें और कुछ पूछा जाए, वही a, b और c फाइंड आउट कीजिए, तो मुझे लगता है आप उसे निकाल सकते हैं। यहाँ a क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं x के साथ में a होता है और यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब हमारा a क्या होगा, a हमारा 1 होगा। और b क्या है यहाँ पर, b -2 है। और हमारा c क्या है, c हमारा 0 है। और हमें बोला गया था a और b क्या होंगे, हैं कभी भी 0 नहीं होंगे एक दो चर वाले रैखिक समीकरण में, और c क्या होगा, वो 0 हो सकता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आपके पास आता है सेकंड क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास है। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण, जो भी आपको रैखिक समीकरण दिए गए हैं उनमें ax + by और +c = 0 के रूप में दिखाइए। उन्हें दो चर वाले रूप में दिखाइए। किस रूप में उन्हें दिखाना है आपने, ax + by + c के रूप में आप उन्हें दिखा दीजिए। और क्या कहता है, प्रत्येक स्थिति में क्या निकालिए, a, b, c जो है वो भी हमें निकालने होंगे। अब पहला जो ये एग्जाम्पल देता है वो देता है 2x + 3y = क्या कहता है, 9.35 बार। यहाँ पर लिखा है आपके पास, देखिए ax है और by भी आपके पास है और c जो है वो राइट हैंड साइड में, तो उसे हम कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा फिर, ये 2x + 3y, और जो ये प्लस में है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा 9.35 बार, और इक्वल टू क्या रख देंगे हम, 0। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। अब वो दूसरी चीज़ कहता है a, b और c निकालिए। तो यहाँ पर a आपका क्या है, a आप देख सकते हैं 2 है, और b क्या है, b यहाँ पर हमारा 3 है, और c यहाँ पर क्या आ गया, -9.35। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसी तरह आप देख लीजिए पार्ट नंबर सेकंड में क्या कहता है, -2x + 3y = ये थर्ड पार्ट है, = 6 आपको दिया गया है।
तो इस क्वेश्चन में भी सेम आप कर लीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। ये क्या बनेगा, -2x + 3y और -6 = 0, ये हमारे पास बन जाएगा। अब ज़रा देखिए ध्यान से, यहाँ पर a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -2 मिलेगी क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, आपको 3 मिलेगी जो प्लस का है, और c की वैल्यू क्या होगी, फिर से -6 हो जाएगी। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब आप ज़रा सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट इज़ x - y/5 - 10 = 0। इसको क्या करना है आपको, इसको भी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में दिखाना है। अब जब देख सकते हैं आप, तो ये डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण ही बना हुआ है, क्योंकि हम इसे किससे कंपेयर करते हैं, ax + by + c से हम इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ क्या मिलता है, a भी हमारे पास है और x भी है। a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, और यहाँ पर फिर हम देखते हैं b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1/5 हमारे पास होगी, क्योंकि y इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है। और c की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, c की वैल्यू आपकी आएगी -10। ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए। उसके बाद आप बाकी के पार्ट्स को आप सोल्व करके देखेंगे खुद से। एक पार्ट और मैं आपको करवा देती हूँ, और पार्ट नंबर 4 जो है, 4 देखिए वो क्या कहता है। 4th पार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, लिखा है x जो है वो = 3y है, ये गिवन है। इसको अब दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है। x - 3y क्या होगा, = किसके आ जाएगा, हमारे पास 0 बच गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं x और y हमारे पास है, लेकिन c हमारे पास नहीं दिया है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ हमारी हो जाएगी 1, और यहाँ b की वैल्यू क्या होगी, -3 हो जाएगी, और यहाँ c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 0। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब इसी तरह से आपने करना क्या है, बाकी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आपके बुक में जो आगे लिखा हुआ है वो क्या कहता है, अब रैखिक समीकरण को हल करना हमने सीखना है। ये तो हमने कोई भी जो इक्वेशन दी गई थी, कोई भी जो हमारे पास समीकरण दिया गया था, हमें उसे दो चर का बनाना था, वो हमने करके दिखा दिया। अब इन रैखिक समीकरण को सॉल्व करना हम सीखेंगे। अब ये एग्जाम्पल देता है पेज नंबर 81 पर एग्जाम्पल दिया है। क्या बोलते हैं कि 2x + 3y = 12। हम एक समीकरण लेते हैं। अब हमें इस समीकरण का हल निकालना है। हल निकालना क्या होगा, जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड कभी भी इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के, वो क्या होगा, हमारा हल हो जाएगा इस समीकरण का। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल दिखाना है, और इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह कुछ वैल्यू रखेंगे और y की जगह हम कुछ वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या केसेस हो सकते हैं कि x, y जो हमारे हैं वो किसके इक्वल रखे जाएं, कि यहाँ पर जो है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 12 आ जाए, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। और यहाँ भी हमें क्या बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें 12 ही बनाना है। अगर मान लो मैं x को 1 लूँ और y को 1 लूँ, तो क्या हमारा ये समीकरण सॉल्व होगा, नहीं होगा। देखिए x को मैं 1 लेती हूँ, x को 1 लेती हूँ और y को भी 1 लेती हूँ। देखिए 2 × 1 + 3 × 1 जब हम करते हैं = 12। ये क्या होगा, 2 + 3 = 12। क्या बन गया, ये 5 ≠ 12। तो ये बराबर तो नहीं है, तो ये हमारा जो x = 1 और y = 1 है, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी तरह से हम फिर ट्राई करेंगे, और जब हम ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखिएगा, और जब हम देखते हैं कि यहाँ जो है x की जगह हम 3 पुट करें और y की जगह हम क्या पुट करें, 2 पुट करके देखते हैं। अब x की जगह 3 पुट कीजिए, 2 × 3 प्लस में 3 × y की जगह 2 पुट कीजिए और = 12। देखिए मल्टीप्लाई करके ये क्या होगा, 2 × 3 क्या होगा, 6 + 3 × 2 6 होगा,
और इक्वल टू क्या करना है 12। ये क्या बताता है कि 12 इक्वल टू 12 हो गया। हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल किसके हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये हमारा क्या निकल गया, हल निकल गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या बना है, x को 3 पुट करें और y को 2 पुट करें। इसका इस रैखिक समीकरण का एक सॉल्यूशन का क्या बन गया, x की जगह हम क्या रखेंगे 3 और y की जगह हम क्या रखेंगे 2। x और y को इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर दिखाया जाता है। अब उसके बाद इसका क्या कोई और सॉल्यूशन बन सकता है, आप देखिए क्या हम ऐसा कोई सॉल्यूशन बना सकते हैं कि हम x की जगह 0 पुट करें और y की जगह क्या पुट कर दें, y की जगह 4 पुट कर दें। करके देखिए, x की जगह 0 और y की जगह 4 पुट कीजिए। यहाँ क्या होगा, 2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा। क्या आपके पास आंसर 12 आएगा। यहाँ 0 हो जाएगा और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इज इक्वल टू 12 हमारा बन जाता है। तो हमारे पास एक और सॉल्यूशन इसका आया 0 और 4, ये हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरह से अगर आप 1 और 4 रख के चलें तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, देखिए अब हम 1 और 4 रख के चलते हैं, 1 जमा 3 और 4, ये क्या बनेगा, ये हमारे पास 2 जमा 3 और 4 12, और ये क्या हो जाएगा 14 बराबर किसके 14 और 12, 14 इज इक्वल टू 12 हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब और कोई सॉल्यूशन आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप जैसे करके देखिए, 6 को क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर 6 x की जगह 6 एंड हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। यहाँ देखिए 6 प्लस 3 इंटू 0 हम करके देखें तो क्या आंसर आएगा, 6 इंटू 2 क्या होगा हमारा 12 होगा, प्लस 3 इंटू 0 हमारा होगा 0 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या सॉल्यूशन आया, 12 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो एक और सॉल्यूशन बना, 6 और 0 हमारा एक और सॉल्यूशन बन गया इस समीकरण का। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बार बार देख सकते हैं। अब ये क्या कहता है अगले पेज पर, पेज नंबर 82 पर क्या कहता है, ऊपर आप देखेंगे तो पेज नंबर 82 पर एक बात लिखी गई है। पेज नंबर 82 पर क्या लिखा गया है कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण होंगे रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप में अनेक हल हो सकते हैं। अपरिमित रूप में अनेक हल होने का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन जो हमारे हैं वो निकल के आ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है और एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है। एक्सरसाइज 4.2 से पहले यहाँ क्या लिखा है कि समीकरण x + 2y = 6 को 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। जो हमारा उदाहरण नंबर 3 दिया गया है उसमें क्या है, x + 2y = 6 के क्या करिए 4 अलग अलग सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। कितने सॉल्यूशन निकालने को कहा है, 4 सॉल्यूशन निकालिए। क्या आप 4 सॉल्यूशन इसके निकाल सकते हैं। हम जब पुट करके देखते हैं 2 और 2, x की जगह भी 2 और y की जगह भी 2, उसके बाद 0 और 3 पुट करके देखते हैं, और 6 और 0 पुट करके देखते हैं, और जब 4 और 1 पुट करके देखते हैं तो सभी का सॉल्यूशन हमारा 6 ही आएगा। आप इन्हें पुट करके देखें, और जब आप देखेंगे यहाँ x की जगह x की वैल्यूज़ पुट करनी है और y की जगह y की वैल्यूज़, तो ये दोनों 6 = 6 आ जाएंगे, तो मतलब आपका हल हो जाएगा। ये 4 इसके हल निकाल कर हमें उदाहरण में दिखाए गए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे,
उदाहरण नंबर 4 भी आप देख लीजिए। उदाहरण नंबर 4 में क्या बोला गया है, कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 पार्ट्स दिए हैं, उनके 2 हल आप ज्ञात करने हैं। पहले क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, 4x + 3y जो है वो इक्वल टू 12 दिया गया है। इसके आपको समीकरण निकालने, इसके हल निकालने हैं। 2 हल निकालिए। तो आप x और y की जगह वैल्यूज पुट करके देखेंगे। जब आप x की जगह पुट कीजिए 0, x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, y की जगह आप पुट करेंगे 4, तो आपका सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 0 + 3 × 4 = 12। तो एक देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये 12 = 12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ये x और y की जगह एक हमारा सॉल्यूशन जो बनेगा वो इस क्वेश्चन का 0 और 4 बन जाएगा। और इसी तरह से एक और वो हल निकालने के लिए कहता है, हम क्या कर सकते हैं, अब की बार हम y को 0 पुट करके देख लेते हैं। y को 0 पुट कीजिए तो x हमारा क्या पुट किया जाएगा, x को हम पुट करेंगे 3, इसको 3 पुट कीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, y 4 × 3 + 3 × 0 = 12। यहाँ पर क्या होगा, 12 = 12 आएगा। इसका मतलब एक और सॉल्यूशन हमारा क्या बन गया, 4 और 0। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे देखेंगे हम। बहुत इजी चैप्टर है ये और आप इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और इन चैप्टर्स का 10th क्लास में भी आप यूज़ देखेंगे, तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल आप ना छोड़ें। आगे देखिए, एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्या कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.2 के अंदर आपको क्या दिया गया है, आपको कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमारा प्रश्न 1 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 1 में कहता है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला एक अद्वितीय हल है जो हमारे पास बोला गया है। हमारे पास दी है एक इक्वेशन y = 3x + 5। कहता है कि यह एक अद्वितीय हल है। क्या, एक अद्वितीय हल है। ध्यान से देखिए कि ये एक अद्वितीय हल है। अगर आप x की वैल्यू को पुट करें हैं और y को निकालें तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसके बहुत से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कभी x को 0 पुट कीजिए या 1 पुट कीजिए, y को कुछ पुट कीजिए, तो आपके जो है ये सॉल्यूशन निकल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ देखिए, अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ और y को क्या पुट कर दूँ, 5 पुट कर दूँ, तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा और y की जगह 5 होगा = 5, तो ये भी सॉल्यूशन होगा। कुछ भी सॉल्यूशन हम इसके निकाल सकते हैं अलग अलग तरह के। तो अद्वितीय हल हमारे इस समीकरण के होंगे। हम लिखेंगे हाँ यह सत्य है, तो हम क्या लिख देंगे, हाँ यह सत्य है। और आप इसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे कि हम x और y को एग्जाम्पल के साथ लिखना, x और y को अलग अलग वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट में पूछते हैं केवल 2 हल होंगे, नहीं इसके बहुत से हल हो सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, अनगिनत हल हो सकते हैं। उसके बाद कहता है जो थर्ड पार्ट है, अपरिमित रूप में अनेक हल हैं। हाँ, अपरिमित रूप में इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप में इसके अनेक हल होंगे। एक फर्स्ट पार्ट जो था एक अद्वितीय हल, यहाँ पर देखिए एक अद्वितीय हल इसका नहीं होगा, इसके बहुत सारे हल होंगे। यहाँ पर आएगा नहीं, यह सत्य नहीं है। फर्स्ट पार्ट आएगा यह सत्य नहीं है, क्योंकि एक अद्वितीय हल नहीं होगा। जैसा कि लिखा है थर्ड पार्ट में, अपरिमित अनेक हल होंगे। हाँ, तो यह सही है, हाँ यह सत्य है।
उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरण को क्या करना है आपने, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है सेकंड क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि 2x + y = 7, ये हमें दिया गया है। हमें इसके 4 हल निकालने हैं। 4 हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मान लीजिए, माना क्या, x = 0 रख लेते हैं। जब हम x = 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास y क्या होगा, यहाँ से y हम पहले निकाल लेंगे। 2x + x की जगह 0 पुट करना है, 20 + y = 7। तो y हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा प्लस y = 7 आपके पास आ जाएगा। जब ये 7 आया है तो ये क्या बन गया, मतलब 7 = 7 हो गया, ये एक हल हो गया। तो हमारे पास पहला जो सॉल्यूशन निकला वो क्या निकला कि हम क्या करेंगे, x को क्या पुट करेंगे, x हमारा 0 पुट किया जाएगा और जो हमारा y है वो क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। उसी के साथ अब हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरा एक और इसका हमें 4 सॉल्यूशन जो निकालने हैं। अब हम x को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। माना क्या, x = 1। अब देखिए क्या होगा, 2 × 1 हम जब करके देखते हैं और y को हमें निकालना है तो यहाँ ये 2 हो जाएगा प्लस y = 7 है, ये क्या बनेगा, y = 7, जो लेफ्ट हैंड साइड में राइट में जाके वो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा y = क्या आंसर आएगा, 5। तो एक और हल जो हमारा बना, x को हमने 1 लिया और y क्या बन गया हमारा, 5 बन गया। उसी तरह से आगे आप 2 हल और निकाल सकते हैं। तो पहला हम क्या पुट करेंगे, x को हम क्या पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं, और दूसरा हम क्या करते हैं, x को हम क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। देखिए क्या होगा, 2 × 2 + y = 7, यही था। तो इसका सॉल्यूशन क्या आपके पास बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा 4 + y = हमारे पास 7 है, और ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, y = 7 - 4, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक और जो हल बना वो हमारा क्या बन गया, 2 और 3 हमारा बन गया। उसके बाद जब हम देखते हैं, अब आप देखिए हम पुट करते हैं x = 3। x = 3 पुट करने पर हमने क्या क्या माना है, x = 0, x = 1, फिर x = 2 हम लेते हैं, x = 3 हम लेते हैं, और हमारे ये जो हैं वो हमारे इसके समीकरण के हल निकल गए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की जो हमारा x है उसकी जगह 3 पुट करेंगे, प्लस y = क्या है, 7 लिया गया है, ये क्या बन जाएगा, 6 + y = क्या हुआ, 7 हुआ। तो यहाँ y क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अब y = हमारे पास 7 - 6 हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास एक और सॉल्यूशन बना, 3 और 1, ये हमारे पास एक और समीकरण का हल बन गया। तो इस क्वेश्चन में जैसा पूछा गया था, इस समीकरण के कितने हल निकालने हैं, 4 हल निकालने हैं। तो 4 हल हमने निकाल दिए, 0, 7, 1, 5, 2, 3 और 3, 1। आप ये देख सकते हैं अच्छे से। तो इसके बाद जो अगला पार्ट हमें दिया गया है, πx + y करके दिया गया है। इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट में अगर पाई दे दिया है तो वहाँ भी हमें पुट तो वैल्यू जो करनी है वो x और y की करनी है, इसलिए हम इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए पाई, सेकंड पार्ट जो है πx + y = हमें 9 दिया गया है। जरा देखिए, हम x की वैल्यू अगर मान ले 0 मान लीजिए, तो x की वैल्यू 0 मानने के बाद क्या होगा, इसका एक सॉल्यूशन हम निकालते हैं। पाई × 0 पुट करेंगे, प्लस में y = 9 हो जाएगा। ये क्या इम्प्लाई करेगा आपको, 0 + y = 9 होगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो पहला सॉल्यूशन आपका क्या बन जाएगा, पहला सॉल्यूशन आपका बना 0 और 9, 0 और 9, हाँ 0 और 9 आपका पहला
आपका हल बन गया। उसके बाद x इज इक्वल टू सेम वही कीजिए जो पहले पार्ट में किया, 1 पुट करके देखिए, और x इज इक्वल टू क्या पुट करके देखिए, 2 पुट करके देखिए, x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। जब आप x को इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका आंसर निकलता चला जाएगा। x को जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ x को 1 पुट कीजिए, पाई इंटू 1 होगा प्लस y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ क्या बना, पाई प्लस y इज इक्वल टू 9 हमारा हो गया। ये होने के बाद अब देखिए y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई आपका बन गया। तो आपका क्या सॉल्यूशन बना, सेकंड सॉल्यूशन आपका बन गया, आपने पुट किया x की जगह 1 और y की वैल्यू क्या आई, 9 माइनस पाई। इसी तरह से अगला कीजिए, यहाँ पाई और 2 पुट किया प्लस y इक्वल टू क्या आया, 9 आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9 हमारे पास होगा। इसी के साथ आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा, ये इधर आएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, 2,9 माइनस 2 पाई आपका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट कीजिए, ये क्या होगा, पाई इंटू आप 3 कर दीजिए प्लस में y इज इक्वल टू 9 आपके पास है। जब ये सॉल्व करेंगे आपके पास 3 पाई होगा प्लस y होगा इज इक्वल टू 9 होगा। और y की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, 9 माइनस 3 पाई होगा। और x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 3, और y की वैल्यू क्या निकल कर आई, 9 माइनस 3 पाई। इन ऑल आपको करना क्या है, आपको x की वैल्यू पुट करनी है, y की निकालनी है, या फिर y की पुट कीजिए और किसकी वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। वो आपका इस किसी भी क्वेश्चन का हल हो जाएगा। जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप अपने आप सॉल्व करके देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर जो हमारा 3 है। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं, कौन कौन से हल हैं। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। पहला दिया है 0 एंड 2x, 0 दिया है, y 2 दिया है। सेकंड दिया है 2 एंड 0। थर्ड दिया है 4 एंड 0। फोर्थ और जो फिफ्थ दिया है वो भी हम हल करके देखेंगे। इन्होंने फोर्थ दिया है √2 एंड 4√2। वर्गमूल हम इसे बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। और फिफ्थ जो दिया है वो दिया है 1,1। एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपको दी हैं और आपने क्या करना है, इनको पुट करके देखेंगे। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो आपका सॉल्यूशन ये सही है। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कीजिए, x की जगह 0 पुट कीजिए समीकरण में, और माइनस में क्या होगा 2, और y की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है 4। अब जरा ये देखिए ये 0 होगा, इसको हमें लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये माइनस है तो माइनस एज इट इज़ आएगा, और 2 × 2 4 होगा और इक्वल टू 4। यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि 4 और -4 कभी भी जो है इक्वल नहीं होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये नॉट इक्वल होगा और ये समीकरण का हल नहीं होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये समीकरण का हल नहीं है। सेकंड पार्ट इन्होंने बोला है 2 एंड 0 पुट कीजिए। 2 - 2 × 0 जब आप पुट करते हैं इक्वल टू 4 करते हैं तो ये क्या देगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो इक्वल टू 4, तो ये भी इक्वल नहीं आया तो ये भी समीकरण का हल नहीं होगा। आगे कहते हैं 4 एंड 0 पुट कीजिए। देखिए 4 - 2 × 0 जब आप पुट करते हैं इक्वल टू 4, तो ये क्या बना 4 = 4। तो ये आपका क्या है 4,0 जो आपका है इस समीकरण का एक हल बनता है। तो इसके बाद जो √2 और √4 √2 वाले हैं, जो वर्गमूल वाले हैं, उनको हम सॉल्व करके देखेंगे। देखिए जरा क्या कहते हैं।
वैल्यूज़ पुट करेंगे फोर्थ पार्ट वाली क्या वैल्यू है, √2 वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2, ये हमें दिए गए हैं। x और y की जगह इसको हम पुट करके देखेंगे। x की जगह पुट कीजिए √2 वर्गमूल 2 और माइनस के 2 गुणा 4 वर्गमूल 2, ये पुट करके देखना है क्या ये इक्वल आते हैं। जरा देखिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा √2 और 2 और 4 को गुणा कर देंगे 8 वर्गमूल 2 बराबर क्या आएगा 4। इनका आंसर क्या आता है, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये वर्गमूल जो माइनस होंगे तो माइनस के 7 वर्गमूल 2 आ गया, बराबर में क्या आया 4। लेकिन ये तो इक्वल नहीं हुए तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, ये हमने फोर्थ पार्ट किया था। फिफ्थ पार्ट में देखिए 1 और 1 है, 1 और 1 को जब हम पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट किया, -2 × 1 पुट कीजिए और इक्वल टू क्या है 4 है। देखिए ये क्या बनेगा 1 - 2 = 4, लेकिन ये आंसर तो नहीं आएगा, -1 इज़ नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो ये भी सॉल्यूशन हमारा नहीं बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस एक्सरसाइज का, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है, देखिए ध्यान से, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x जो है वो 2 के बराबर है। k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x क्या दिया है हमें 2 दिया है, y क्या दिया है हमें 1 दिया है, और कहता है कि समीकरण जो दिया गया है 2x = 3y = k, इसमें हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है और k का मान ज्ञात करना है। जरा ध्यान से देखें, 2 x की जगह क्या पुट करना है 2, प्लस में y की जगह आप क्या पुट करेंगे 1 और इक्वल टू क्या होगा ये k होगा। देखिए क्या आंसर आएगा आपके पास, यहाँ से 4 आएगा मल्टीप्लाई करके, +3 इक्वल टू क्या होगा k होगा। तो हमारे पास ये आंसर क्या आ गया 7 = k, जिसे आप लिख सकते हैं k = 7। k की मान आपने ज्ञात कर दिया। तो ये आपका 4.2 तक हमने आज किया, बाकी का हम कल करेंगे और आप सभी होमवर्क करें।